अब 11th पॉइंट आता है सेकुलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो अब वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट इंडिया को बताता है क्योंकि ये किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। इंडियन स्टेट कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित प्रोविजंस हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जिससे ये पता चलता है, कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं है, पता चलता है कि सेकुलर करेक्टर करेक्टर है हमारे इंडियन स्टेट का। तो सेकुलर वर्ड जो है ना, ये हमारे प्रियम्बल में बाद में ऐड किया गया। कैसे? बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और प्रियम्बल सभी सिटीजन्स को सुरक्षित करती है, उसके लिए लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और और स्टेट जो है वो किसी पर्सन को मना नहीं कर सकती है फॉर इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। और स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है किसी सिटीजन के साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है रिलीजन के आधार पर, ये हमारा आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। और सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो ये 16 में दिया गया है। इसमें भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं कहा गया है। तो ऑल पर्सनस जो है ना वो इक्वली इंटाइटल्ड हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। आप अपना सूझबूझ रख सकते हैं, सोच समझ रख सकते हैं, आप कुछ भी अपना प्रोफेशन रख सकते हैं, आप कुछ भी प्रैक्टिस, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में। सो और सभी रिलीजियस डोमिनेशन जो है ना, और उसके कोई कोई भी सेक्शन, वो उसको अधिकार है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को प्रैक्टिस कर सकता है, कैरी आउट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और किसी भी पर्सन को कोई भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यदि वो किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार करता है। ठीक है, और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो राज्य के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर एक धर्म के प्रति जो है ना वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। और सभी सिटीजन्स को अधिकार है कंजर्व करने के लिए अपना, यदि उनका जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, ठीक है, तो उसको वो कंजर्व कर सकते हैं, इसका अधिकार में है। माइनॉरिटीज़ को अधिकार है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने चॉइस का वो स्थापित कर लें, उसको चलाएं, है ना, ये अधिकार है उनको। आर्टिकल देखिए 30 में वो है। और स्टेट जो है उसका दायित्व है कि वो अपने सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, जो कि आर्टिकल 44 में मेंशन है। सभी एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए लोगों को सिविल के लिए। मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डीपीएसपी में आता है बनाने के लिए, आर्टिकल 44 में दिया हुआ है कि अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं, कस्टम हैं, तो उसके आधार पर उनको पर्सनल लॉ बने हुए हैं। तो एक ऐसा कॉमन सेट ऑफ रूल्स बने, ठीक है, जो सभी सिटीजन्स के लिए बराबर हो, यूनिफॉर्म हो सभी सिविल्स के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए, वैसा एक कोड मतलब रूल बने, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वेस्टर्न कल्चर जो है उसमें सेकुलरिज्म का मतलब है कि एक कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए है वहाँ पर बिटवीन द रिलीजन, जैसे जैसे वहाँ पे चर्च हो गया एंड द स्टेट, मतलब जो पॉलिटिक्स हो गया, तो दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन है। तो ये दिस इज नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, नेगेटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है। और जब इंडियन सिचुएशन को देखते हैं ना, तो हमारी सोसाइटी मल्टी रिलीजियस है, बहुत सारे रिलीजन है यहाँ पर। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। मीन्स हम अलग नहीं करेंगे उसको, लेकिन हम सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव सेकुलरिज्म। और मोर ओवर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को तो पहले से ही जो है एबॉलिश कर दिया गया है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है एक टेम्पोररी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ताकि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनको मिल सके हमारे लेजिस्लेचर में, और विभिन्न जगहों पे उनका रिप्रेजेंटेशन उनको भी बराबर मिले, प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड किए गए, लेकिन रिलीजन के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नहीं दिए गए। चलिए अब आगे देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे लोकसभा का इलेक्शन या हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, ये किस पर आधारित है? ये आधारित है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया हुआ है। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल मतलब सभी को, सभी एडल्ट, एडल्ट को, फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट है। मीन्स सभी सिटीजन जो 18 साल से कम नहीं है, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, उनको बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कास्ट का हो, रेस का हो, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, किसी भी कारण भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता है, और उनको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब है वोटिंग एज जो है ना वो पहले 21 साल था, ठीक है, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया इन 1989, और अमेंडमेंट था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का डिसीजन लिया कि इसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये एक बहुत ही बोल्ड और हाईली रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे कंट्री का जो साइज़ है ना बहुत वास्ट है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, सोशल इनइक्वलिटी भी बहुत है,
और इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे कंट्री में सभी को, मीन्स चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, है ना, पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो या एकदम पढ़ा लिखा नहीं हो, सबको बराबर अधिकार है वोट करने का। सिर्फ क्राइटेरिया है कि आप 18 साल आपकी एज हो जानी चाहिए। तो इसका एक बहुत फ़ायदा है यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज़ का डेमोक्रेसी में। एक मतलब ये इस डेमोक्रेसी को बहुत ब्रॉड बनाती है और ये आम आदमी में ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान की भावना को डेवलप करती है, ठीक है, बढ़ाती है वो। और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है इसको भी निखारता है ना, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब इक्वलिटी बढ़ता है लोगों के बीच में। माइनॉरिटीज़ को भी ये होता है कि भाई चलो हम भी अपना, हमारा भी इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना। और वीकर सेक्शंस के अंदर भी उम्मीद जगती है कि हमें भी वोटिंग का अधिकार है, हम भी अपने मन के हिसाब से सरकार चुन सकते हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रेस्टीज है और सेल्फ रिस्पेक्ट है सभी कॉमन पीपल के लिए। अब आते हैं 13 नंबर पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे कंट्री में, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल पॉलिटी है लेकिन सिटीजनशिप एक ही है। पॉलिटी हमारी सेंटर और स्टेट की अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत आप अमेरिका चले जाइए, यूएसए चले जाइए, तो वहाँ पे सभी पर्सन जो हैं उनको एक सिटीजनशिप यूएसए की है, एक सिटीजनशिप होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है दोनों सेंटर का भी और स्टेट का दोनों का राइट्स को लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में इसके विपरीत है। तो इंडिया में ये कोई मायने नहीं रखता आप किस राज्य में जन्म लिए हैं या आप कहाँ का इंजॉय कर रहे हैं। पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ये दोनों जो है ये पूरे कंट्री का एक ही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप जो है किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। हाँ, कुछ कुछ केसेस में थोड़ी एक्सेप्शन है, जैसे यदि आप ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी वहाँ पे अलग तरह के प्रिविलेजेस आपको दिए गए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले था, अब तो हटा दिया गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा अमेरिका से डिफरेंट है। अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप की, यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल पीपल, फिर भी इंडिया गंवा रहा है। यहाँ पर भी कम्युनल राइट्स, कास्ट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कास्ट वार्स होता है, लिंग्विस्टिक क्लैसेस होते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स भी देखे जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का जो एक गोल था, क्या ना, कि हम एक यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड नेशन बिल्ड करेंगे, इंडियन नेशन, तो वो फुल्ली रियलाइज नहीं हो पाया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में जो है प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के हिसाब से। और इसके अलावा ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की भी बात करती है जो हमारे संविधान में जिनका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो वो है जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना। पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका। दूसरा बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑडिट करती है अकाउंट्स का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का, ठीक है। मतलब एक तरह से ये इट एक्ट्स एज ए गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। और ये कमेंट करती है उनकी लीगलिटी और प्रोपरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उनका ख्याल रखती है। तीसरा जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो ये कंडक्ट कराती है एग्जाम्स, है ना, फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। और एडवाइस भी करती है प्रेसिडेंट को ऑन डिसिप्लिनरी कोई मैटर आता है प्रेसिडेंट के पास, तो यूपीएससी एडवाइस भी करती है ना। उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है जो सभी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये वहाँ के स्टेट रिक्रूटमेंट के लिए, स्टेट सर्विस के लिए जो रिक्रूट होता है उसके एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। और ये अपने गवर्नर को डिसिप्लिनरी एक्शन मैटर्स में एडवाइस भी करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो इंश्योर करता है इन बॉडीज़ का इंडिपेंडेंस। तो उसके लिए उसने उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर एंड सो ऑन, ठीक है। अब 15th नंबर है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो इनेबल करते हैं प्रेसिडेंट को, ताकि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को टैकल कर सकें इफेक्टिवली। अब इन प्रोविजंस के इनकॉर्पोरेशन का कारण है टू सेफगार्ड द सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के इमरजेंसीज का जिक्र किया हुआ है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, और इस किस ग्राउंड पे ये डिक्लेयर होती है, इट बीइंग डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ये दिया गया है आर्टिकल 352 में। तो नेशनल इमरजेंसी यदि कोई युद्ध छिड़ जाए, कोई बाहरी कोई तत्व से एग्रेशन हो या कोई आर्म्ड रिबेलियन हो, हथियार के हथियार को यूज़ करके कोई रिबेलियन हो, तो उस केस में हम लोग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी, इसको कभी कभी ना प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ये तब होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो होता है राज्यों में वो फेल माना जाए, आर्टिकल 356 इसको बताता है। और या फिर यदि हमारा स्टेट जो है वो फेल कर रहा है कंप्लाई करने में अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, सेंटर्स के डायरेक्शंस को फॉलो करने में, मानने में या अप्लाई करने में वो यदि फेल हो रहा है स्टेट,
स्टेट तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाई जा सकती है। इसका जिक्र है आर्टिकल 365 में। थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये लगाया जाता है जब हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को यदि कोई थ्रेट पहुंचता है तो उस आधार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल 360। और जब भी इमरजेंसी लगता है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो ऑल पावरफुल हो जाती है, वही सुप्रीम हो जाती है उसमें। तब स्टेट के सारे पावर्स जो है वो सेंटर के हाथ कंट्रोल में चले जाते हैं, और जो अपना फेडरल स्ट्रक्चर है सेंटर और स्टेट का वो यूनिटरी कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स तब ऐसा मान के चलिए कि वो कोई सेंटर वहाँ स्टेट नहीं है, सेंटर ही वहाँ पे है। ठीक है, तो यूनिटरी स्ट्रक्चर हो गया, और इसके लिए कोई फॉर्मल अमेंडमेंट के बिना ही ये काम हो जाता है इमरजेंसी लगाने से। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी, फेडरल ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये एक बहुत यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं 16 नंबर, 3 टियर गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो दूसरे कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह डुअल पॉलिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें प्रोविजंस हैं विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स। बाद में चल के क्या हुआ कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स 1992, उसके द्वारा ना एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, वो ऐड किया गया। और ये वर्ल्ड के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम, 2 टियर आपको मिल जाएगा लेकिन 3 टियर आपको नहीं मिलेगा, ये लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। 73rd अमेंडमेंट 1982 में हुआ, तो पंचायत जिसको रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं उस उनको मान्यता मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता मिल गई। और इसके लिए एक नया पार्ट जो है ना पार्ट 9 और एक नया शेड्यूल, शेड्यूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, और 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसने मान्यता दी म्यूनसिपैलिटीज़ को, जिसको हम लोग कहते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, उनको मान्यता मिली, और इसके लिए पार्ट 9A एंड शेड्यूल 12 को ऐड किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब हम एक टेबल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ए ग्लैंस, इसमें जैसे यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आता है पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 हो गया सिटीजनशिप, ये आर्टिकल्स कवर है 5 to 11। फंडामेंटल राइट्स हमारा पार्ट 3 में आता है, और आर्टिकल्स पार्ट 4 होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A। जैसे देखिए पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट का है, ये सब आपको एक बार ओवरव्यू हो लेना है, सबको देख लेना है। ठीक है, पार्लियामेंट 79 to 122, एग्जीक्यूटिव ये CAG का 148 से 151। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट्स कवर करता है। ठीक है, हाई कोर्ट्स देख लीजिए 214 से 232। इस तरह से यूनियन टेरिटरीज द पंचायत पार्ट 9 243 से 243O। ठीक है, 9A म्यूनसिपलिटीज़ 243B से 243ZG तक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9B, उसको बाद में अमेंड करके जोड़ा गया है। ट्राइबल एंड एरियाज़, तरह से एक बार आपको ना सबको देख लेना ध्यान से आइडिया के लिए। राइट टू प्रॉपर्टी देखिए 300A बना गया ऑर्डिनरी लॉ की तरह है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट था, हटा दिया गया, है ना। इलेक्शंस देखिए 15 में, पार्ट 15 इलेक्शंस। 17 में हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, 19 मिसलेनियस, 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट 20 इस तरह से देखना है। अब दूसरा टेबल क्या है, यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला आर्टिकल नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तीसरा आर्टिकल फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसी तरह देखिए 13 है जो भी फंडामेंटल राइट्स के इनसे जो भी कानून जो है इनकन्सिस्टेंट होगी या इंडेरोगेशन होगा उसके बारे में 13 में बताया गया। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसी तरह से सारे इसमें देख लीजिएगा धीरे धीरे, सबके भी एक बार गो थ्रू हो जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन देखिए 44 में बताया, पहले पढ़े थे हम लोग पहले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40। सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लिस्ट किया गया है जो हमें जानना चाहिए। आर्टिकल 45 अर्लीहुड चाइल्ड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, छोटे बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, दोनों चाइल्डहुड केयर। सेपरेशन ऑफ देखिए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में जी कह रहा था। कभी पूछ सकता है कि ये किस आर्टिकल में है, किधर फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, एक ही आर्टिकल है उसके लिए। प्रेसिडेंट के पावर्स को डिस्कस किया गया 72 में। इस तरह से ना सबको देख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स 110, है ना। ऐसे हम लोग को धीरे धीरे सब आप पॉज करके वीडियो को एक बार सबको देख लेना है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। इस तरह से याद रहना चाहिए। अब शेड्यूल्स का टेबल बनाया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल, इसमें सारे नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस हैं, आर्टिकल 1 to 4। नेम ऑफ द यूनिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, फर्स्ट शेड्यूल में हो गया। सेकंड शेड्यूल, एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस प्रिविलेजेस, सबका प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस के बारे में थर्ड शेड्यूल।
ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स, किस स्टेट को कितना सीट मिला हुआ है, और किस स्टेट को यूनियन टेरिटरी को भी सीट्स हैं, तो वो फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल में आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। सेवन्थ में देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स दिया हुआ यूनियन स्टेट के बीच में। तीन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, किस किस को किस सब्जेक्ट को किस लिस्ट में रखा गया है ये बता रहा है। और एट्थ शेड्यूल में जो है लैंग्वेजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस के बारे में बताया। ठीक है। हिंदी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, संथाली, और इस बगल में अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स के बारे में बताया गया। नाइन्थ शेड्यूल हो गया टेंथ टेंथ शेड्यूल में ना वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेवल का डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो एंटी डिफेक्शन लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, उसके बारे में टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ ये शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। और आगे आते हैं, देखते हैं 11th में आ गया पंचायत। ठीक है। 12th में आ गया म्यूनसिपलिटीज़, इसमें 18 मैटर्स हैं। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल को बहुत अच्छे से देख लेना है। रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, यूएस से हमारा फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये वहीं से लिया गया। इरिस से देखिए टीपीएसपी एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट। कैनेडियन से देखिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। रेसिडरी पावर्स इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वहाँ से कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। जॉइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेस, ये ऑस्ट्रेलियन से लिया गया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमारा वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया। ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसको याद रखना है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा फंडामेंटल, रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा क्या लिया है, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ, है ना, वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और उसके बाद हमारा 17th टॉपिक आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में किया गया, इससे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और प्रोटेक्शन मिला। तो इसमें जो है ना देयर आर 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ना फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और एक न्यू डीपीएसपी, है ना, जैसे आर्टिकल 43B में है, वो लाया गया, जिसको मतलब टू प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक। तो फंडामेंटल राइट में एडिशन हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एडिशन हो गया। ठीक है। अब है कि एक न्यू पार्ट बनाया गया, पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो वो डिनोट करता है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, उसका टाइटल है ये। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243ZH से लेकर 243ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में उसमें लिखा गया है। तो नया पार्ट जो 9B इंक्लूड कराया गया, तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं ताकि इंश्योर हो सके कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना हमारे कंट्री में फंक्शन करे एक डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर में। तो इसके लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। अब हमारे पावर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देती है, यदि केस हो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, तो इसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट को पावर है कानून बनाने का, है ना। और यदि सिंपल अपने स्टेट की बात हो तो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है टू मेक द अप्रोप्रिएट लॉ। अब आ गया था क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्रिटिसिज्म था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्रिटिसिज्म करने वाले क्रिटिक्स हैं। तो पहला जो है मतलब क्रिटिसिज्म है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्रिटिक्स का मानना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ ओरिजिनल नहीं है, ये जो है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक बैग है जिसमें सब कुछ बोरो करके रख दिया गया है, या एक हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन या पैच वर्क है, सेवरल डॉक्यूमेंट जो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के उसको मिला के एक पैच वर्क किया गया है। तो ये क्रिटिसिज्म अनफेयर है और इलॉजिकल है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे ना, वो उन्होंने नेसेसरी मॉडिफिकेशंस भी किए हैं बोरो करने से पहले। उन्होंने अपने मतलब इंडिया के हिसाब से जो चीज़ इंडिया को सूट करता हो, इंडियन कंडीशंस को सूट करता हो, उसके आधार पे उसमें मॉडिफिकेशंस करके इसको डाला है। और साथ साथ रेफरेंस के तौर पे सिर्फ उनको लिया गया है कि बाकी देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के हिसाब से सही है नहीं है, इस तरह से सोच समझ के डाला गया, इसलिए दिस इज़ वेरी अनफेयर एंड इलॉजिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी जो है इस क्रिटिसिज्म का आंसर किया है, जब वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और कहा है कि वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब कोई पूछ सकता है कि कुछ नया क्यों नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस समय जो हमारी वर्ल्ड में जो स्थिति चल रही है उसमें। अब 100 साल से ज़्यादा गुजर गए, और पहली
जब पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। तो सोचिए पहली बार पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आने में 100 साल लग गए, ठीक है। और ये जो है काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा फॉलो भी किया गया, है ना? बहुत सारे मतलब अपने देश ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू किया, ठीक है। तो नया क्या, जहाँ तक नया का बात है, तो नया में हम ये कर सकते हैं कि यदि कोई कानून है और उसमें कोई फ़ॉल्ट है, कोई कमी है, तो हमें उसको पूरा करना है, वही है नयापन। तो ये चीज़ इस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको जस्टिफाई किया। अभी दिस इज़ टू एकोमोडेट न्यू थिंग्स, रिमूव फॉल्ट्स इज़ द नीड ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इनके ऊपर जो आरोप था कि इन्होंने ब्लाइंड कॉपी निकाला है अदर कंट्रीज़ को, है ना? तो उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूँ कि जो भी किया गया है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के ही किया गया है। सेकंड है कि कहता है कि ये कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट का। तो ये भी सब क्रिटिसिज्म है कि बहुत सारा प्रोविजन जो है ना वो इसी एक्ट से जो है लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना? इसलिए इसको कार्बन कॉपी कहा जाता है। और कहते हैं कि अमेंडेड वर्जन है 1935 एक्ट का, ठीक है। सिमिलरली जो है एक सर आइवर जेनिंग्स हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है वो, कि द कॉन्स्टिट्यूशन derives directly from the government of India of 1935 from which in fact many of its provisions are copied almost textually, मतलब टेक्स्ट बाय टेक्स्ट कॉपी कर दिया गया है, इस तरह का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म किए हैं। तो इस पर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आंसर किया था इस क्रिटिसिज्म को कि ऐसा मेरे पर आरोप है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। लेकिन इसके लिए मुझे कोई अपोलॉजीज नहीं है। आई डोंट अपोलोजाइज फॉर दिस एंड आई हैव नथिंग टू बी असेम्ड इन बोरोइंग। किसी चीज़ को अपनाने में कोई शर्म नहीं करना चाहिए, इसमें कोई प्लेगरिज्म का कोई मैटर नहीं है ना? कोई भी फंडामेंटल आइडिया होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसपे किसी का पेटेंट राइट्स तो होता नहीं है, ये बात है। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है ना, उसमें काफ़ी मतलब डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके कारण उसमें लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसी कारण से दोनों मैच करता है थोड़ा, तो इसके लिए कोई सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है हमारा अन इंडियन और एंटी इंडियन माना गया कॉन्स्टिट्यूशन को। अन इंडियन और एंटी इंडियन रिफ्लेक्ट करता है इसका पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड जो स्पिरिट ऑफ इंडिया है उसके को फेवर नहीं करता है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका फॉरेन नेचर है, इसको बनाने में जो है अलग अलग बाहरी देशों से इसको borrow किया है, तो इसका नेचर जो है फॉरेन टाइप का हो गया है, फॉरेन नेचर। कुछ क्रिटिक्स ने तो इतना भी कह दिया कि इट वुड नॉट प्रूव सुटेबल, सुटेबल साबित नहीं होगा, और देखिएगा जैसे ये ऑपरेशन में आएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा सिर्फ से। लेकिन देखिए वैसे कोई बात भी नहीं है, तो ये क्रिटिसिज्म भी रॉन्ग है ना? और फोर्थ क्रिटिसिज्म करता है कि इट इज़ एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैसा गांधी चाहते थे उसके विपरीत है ये, है ना? इट कंटेन्स डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ द महात्मा गांधी, जिसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेशन कहते हैं इनको, ठीक है। तो इनको उनका कहना था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाना चाहिए था विलेज पंचायत को देख के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को देख करके, इस तरह से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कंट्रोल होना चाहिए, और बल्कि यहाँ पे हायरार्की उल्टा है, ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रोल होता है। तो अन गांधीयन की तरह ये लगता है। पांचवा है इसका एलिफेंटाइन साइज, है ना? बहुत बल्कि है, बहुत डिटेल्ड है, सम अननेसेसरी एलिमेंट्स भी इसमें हैं। तो क्या हुआ है कि बोरो करते करते जो है काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई हैं, जिसके कारण ये बहुत लंबा हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इस तरह का आरोप भी लगाया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो वो तो हम देख चुके हैं कि क्यों बड़ा है, हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें कई भाषाएं बोल जाते हैं, कई ट्रेडिशन है, कई रिलीजन है, तो सबको बराबरी का अधिकार देना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना है, तो मतलब थोड़ा डिटेल हो ही जाता है, बड़ा हो ही जाता है इसमें। दूसरा कोई कंट्री इस तरह का है नहीं जो इंडिया को रिजेंबल करे। और सिक्स्थ है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, जिसमें जितने मेंबर्स थे वो लॉयर्स का ही उसमें डोमिनेशन था। तो उसके कारण जो है उन्होंने जो लीगल लैंग्वेज और फ्रेजियोलॉजी जो अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कारण इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बना दिया है। और लिखा गया कि इट हैज़ बीन burdened with so much of words and words that could have been easily eliminated। मतलब बहुत सारे सब शब्द भर दिए हैं उसमें कि जो है मैटर जो है कॉमन आदमी को समझ आने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कभी कोई डॉक्यूमेंट एलोबरेटली लिखा जाता है तो देखा जाता है कि कुछ पहलू छूटना नहीं चाहिए, तो थोड़े वर्ड्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, सब चीज़ को देख के बनाया जाता है, कोई एलिमिनेट करना इतना आसान काम नहीं है ना? तो जो है ये थे सारे क्रिटिसिज्म, और ये था हमारा चैप्टर, खत्म होता है अभी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको सूचना तुरंत मिल जाए। तो फिर चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।